नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम बेदर्द पिया कहानी का 5वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। दोपहर का वक्त दोपहर के 12 बज रहे थे। मुंबई की सबसे बड़ी इमारत चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर एक कैबिन में दो शख्स बैठे हुए थे। दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। आदित्य राजवीर आमने सामने बैठे हुए थे और एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। आदित्य राजवीर को घूरते हुए कहता है, मैंने सुना किसी लड़की के चक्कर में है तू। आदित्य को दादी और दादाजी उन दोनों की शादी की सारी सच्चाई बता दी थी, इसलिए आदित्य राजवीर से यह सवाल पूछ रहा था। राजवीर की आंखें सिकुड़ जाती हैं। आदित्य के सवाल पर वो ठंडी नजरों से आदित्य की तरफ देखता है और अपनी कर्कश और कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुझे यह बातें बताना जरूरी नहीं समझता। नन ऑफ योर बिजनेस। राजवीर की बात सुनकर आदित्य की भौहें चढ़ जाती हैं। आदित्य राजवीर से घूरते हुए कहता है, नो 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 बेबी, दिस इज माई बिजनेस। तुम कितना भी छुपा लो, फिर भी मुझसे झूठ नहीं बोल पाओगे। इतना तो जानता हूँ तुझे बचपन से। राजवीर आदित्य की बात सुनकर उसकी तरफ गुस्से से देखता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, हमेशा तुझे दूसरों के फटे में टांग अड़ाना पसंद है। आइंदा से मेरे कानों में तूने टांग आइंदा से मेरे कामों में तूने टांग अड़ाई ना तो तेरी टांग तोड़ दूंगा और तुझे चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। आदित्य राजवीर की बात सुनकर मुस्कुरा कर उसे ऐसा जवाब देता है जिससे राजवीर की बोलती बंद हो जाती है। बेबी, मेरी दोनों टांगे तू तोड़ दे, फिर भी मैं आकर तुम्हारे फटे में टांग नहीं, पूरा का पूरा आ जाऊंगा। मुझे तो इतना तो पता है, राजवीर सिंह चौहान अपने फायदे के सिवाय किसी का फायदा नहीं देखता। और तू एक्ट्रेस के साथ चक्कर चला रहा है ना, इसमें भी तेरा कोई ना कोई फायदा तो है। तुझे बचपन से जानता हूँ और परखता भी हूँ। चल अब तू बता, यह सब तो किस लिए कर रहा है। मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया था तब मैंने तुझसे बात की थी। तब तेरा तो ऐसा कोई चक्कर नहीं था, पर अचानक ही तुझे शिद्दत वाली मोहब्बत हो गई, वह भी एक एक ग्रेट एक्टर से। वह तो बहुत ताज्जुब वाली बात है ना ये। जो आदमी लड़कियों की तरफ एक नज़र देखता भी नहीं था, वो अचानक से ही एक लड़की के साथ रातें बिताने लगा। रात तो छोड़ो रात तो छोड़ ही दो, तुम्हें उससे शिद्दत वाली मोहब्बत हो गई, वह भी 1 साल में। मुझे यह बात को समझ नहीं आई। जो आदमी पूरे बिजनेस वर्ल्ड को अपनी उंगलियों पर घुमाता है, वह किसी एक्ट्रेस के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं आएगा। आदित्य शांत हो जाता है, एक नज़र राजवीर के चेहरे को देखता है, फिर चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लाते हुए आगे बोलता है, रही बात उस एक ग्रेट फिल्म की, बी ग्रेट एक्ट्रेस की, बॉलीवुड में उसे लोगों के साथ रातें बिताने में बदनाम है। लोगों के साथ रातें बिताने में बदनाम है वो। राजवीर सिंह चौहान उसी के साथ रिलेशनशिप में है और उसके लिए उसके मन में अपने परिवार के प्रति द्वेष वाली भावनाएं भी आने लगी। एक ऐसी लड़की के लिए जो लोगों की रात रंगीन करने के लिए जानी जाती है, उसके लिए तूने खुद को चोट भी पहुंचा ली। आदित्य राजवीर के हाथ की तरफ इशारा करता है जहां पर नंदिनी ने पट्टी बंधी हुई थी और शादी की रात अपने ही दुल्हन को उसके लिए बेइज्जत करता है। वाह राजवीर सिंह चौहान, वाह! खेल तो तूने अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा खेला है। एक नज़र राजवीर की तरफ देखता है और सामने पड़ा हुआ कॉफ़ी का मग उठाकर उसे पीने लगता है। अचानक से आदित्य का कॉफ़ी पीना राजवीर को अच्छा नहीं लगता। वह आदित्य की तरफ थोड़ी नाराज़गी से देखते हुए बोलता है, तू क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और रही बात मेरे प्यार की, तो मैंने शिद्दत वाला प्यार किया है समीरा से। नंदनी चंदेल मेरे बराबर की नहीं है। तू जो भी कुछ कह ले, मुझे तेरे पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, ना ही मैं तुझ पर विश्वास रखना चाहता हूँ। तुझे पता है, अगर मैं सच्चाई खोजने निकला तो किस हद तक जा सकता हूँ। तो भलाई इसी में है कि तू मुझे सच्चाई बता दे। आदित्य के बातों से राजवीर के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले। शांति से आदित्य से कहता है,
छोटे, तुझे जो सोचना है वो सोच ले, मुझे उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, ना ही कभी पड़ने वाला है। राजवीर के बाद राजवीर की बात पर आदित्य उसे गौर से देखता है और एक शायरी राजवीर की डेडिकेट करते हुए आगे बोलता है। जो बैठे हो छुपाए राज कभी खोल दिया करो, कभी दिल पे हाथ रख के भी कुछ बोल दिया करो। इतना कहकर आदित्य वहां से उठता है और कॉफी का मग राजवीर के टेबल पर रख देता है और खुद के कपड़े ठीक करते हुए राजवीर के कैबिन से बाहर निकल जाता है। राजवीर बस उसे जाते हुए देखता है और किसी गहरी सोच में जाकर एक शायरी गुनगुनाता है। कुछ राज राज ही रहे तो अच्छा। हर बार राज खोलने की हर बार राज खोल के सामने रखना ठीक नहीं। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। राजवीर अपनी दुनिया से बाहर आता है और दरवाजे की तरफ देखते हुए बोलता है, अंदर आ जाओ। दरवाजे के पास राजवीर का असिस्टेंट दीपक खड़ा था। उसने ब्लैक कलर का सूट और आंखों पर काले शैड्स लगाए हुए थे और वहीं उसके हाथ में उसका टाइप। वह अंदर आते हुए राजवीर को गुड आफ्टरनून विश करता है। गुड आफ्टरनून सर। राजवीर बस हाँ में जवाब देता है। फिर राजवीर के चेहरे के भाव एकदम ठंडे हो जाते हैं। वो शांत नजरों से दीपक की तरफ देखते हुए बोला, दीपक। राजवीर की नज़रें को समझकर अपने टैब में कुछ देखते हुए कहता है, सर, आपके शर्मा कंस्ट्रक्शन के साथ आज एक मीटिंग है और 3 बजे मिस समीरा खुराना के साथ आपका एक लंच है। समीरा का नाम सुनकर राजवीर दीपक से कहता है, आज का लंच कैंसिल कर दो और जो यूरोप वाले क्लाइंट हमारे यहाँ बिजनेस डील करने आए हैं उनसे आज बात करने की कोशिश करो। अगर वह तैयार हो जाते हैं तो आज हम मीटिंग कर लेंगे। राजवीर की बात सुनकर दीपक एकदम से कहता है, जी सर। सर, आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। फिर वह एक नज़र राजवीर की तरफ देखता है और एक संकोच के साथ कहता है, सर, आपके लिए लंच आया है। सर, आपके घर से आपके लिए लंच आया है। राजवीर बिना देखे जवाब देता है, अंदर भेज दो। दीपक, यस सर, अभी भेजता हूँ। दूसरी ओर मुंबई मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर एक क्लास में एमबीबीएस के कुछ प्रैक्टिकल चल रहे थे। कुछ टीचर डॉक्टर बच्चों का प्रैक्टिकल ले रहे थे। 45 साल के डॉक्टर सुरेश अपनी घड़ी देखते हैं और अपने बाजू में खड़ी मिसेज डॉक्टर चतुर्वेदी की तरफ देखते हैं और प्रैक्टिकल रोकने का इशारा करते हैं। मिसेज डॉक्टर चतुर्वेदी भी हाँ में जवाब देती हैं। तभी वहाँ मिसेज डॉक्टर चतुर्वेदी की एक कर्कश आवाज़ सुनाई देती है, स्टूडेंट, आज का प्रैक्टिकल यहीं ओवर होता है और हम इस प्रैक्टिकल को चेक कर कल आपको रिजल्ट बता देंगे। आप जाकर लंच कर सकते हैं। यह सुनते ही स्टूडेंट एक राहत की सांस लेते हैं। तभी वहाँ पर आलिया की आवाज़ गूंजती है, बाबा, यह प्रैक्टिकल तो ख़त्म हुआ। मुझे लगा मैं अब भूख से आज मर ही जाऊंगी। इतना कहकर वह बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है। नंदिनी उसकी एक्टिंग को देखकर कहती है, ओए मेलोड्रामा, चल खाना खाने चलते हैं, वरना पता चले तेरी लाश का पोस्टमार्टम भी यहीं हो। नंदिनी की बात सुनकर आलिया का मुंह बन जाता है और वह मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ, तू मुझे मारना ही चाहती है। हे भगवान, दोस्त दोस्त ना रही, शादी के बाद पराई हो गई। चल बे, मेलोड्रामा कहीं की, नंदिनी ने एकदम से आलिया से कहा। फिर दोनों अपना सामान समेटी और वहाँ से वॉशरूम की तरफ से जाकर हाथ मुँह धोती हैं और सीधा वहाँ से कैंटीन की तरफ चले जाती हैं। दोपहर का वक्त, मुंबई फिल्म सिटी के इलाके में। मुंबई फिल्म सिटी ज़्यादातर जंगली इलाकों से घिरी हुई है। उसके चारों ओर जंगल है। वहीं उसी जंगल में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। शायद शूटिंग क्रू अभी अभी शूटिंग से आज़ाद हुआ था, मतलब कि वह शूटिंग ख़त्म हो चुकी थी। तभी वहाँ पर समीरा की असिस्टेंट वहाँ आती है। उसके हाथ में एक टैब था। उस पर एक मैसेज देखकर वह समीरा के पास आकर कहती है, मैम, आपका जो राजवीर सर के साथ आज लंच का प्लान था वह उन्होंने कैंसिल कर दिया है। समीरा उसकी बात को हैरानी से देखते हुए कहती है, ये क्या कह रही हो तुम? प्लान तो आज का बना हुआ था, तो उसने अचानक कैंसिल क्यों कर दिया? उसकी असिस्टेंट उसे जवाब देते हुए बोलती है, मैम, शायद उनकी कोई ज़रूरी मीटिंग थी इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया। मुझे अभी उनके असिस्टेंट दीपक का मैसेज आया था। समीरा उसकी बात सुनकर कहती है, ठीक है, फिर तुम सिंघानिया के साथ
आज की मीटिंग फिक्स करो। बहुत दिनों बाद उन्होंने मुझे मिलने बुलाया है। असिस्टेंट जी असिस्टेंट जी मैम, अभी करती हूँ। फिर समीरा असिस्टेंट को पीछे छोड़कर आगे अपनी वैनिटी के पास चली जाती है। वहीं समीरा के असिस्टेंट उसे जाते हुए देख रही थी तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर जाता है और गुस्से से देखते हुए कहती है, इस औरत के पास आदमियों की कमी नहीं है। कभी चौहान, कभी डायरेक्टर, अब सिंघानिया। इसने गलत प्रिपरेशन चुन लिया है। इससे तो प्रोस्टिट्यूट होना चाहिए था। इतना कहकर वह अपने टैब में मैसेज टाइप करती है, फिर वहाँ से चली जाती है। शाम का वक्त, चौहान मैंसन हॉल में सब लोग बैठे हुए थे। शाम के 7:15 हो रहे थे। नंदिनी कॉलेज से आ चुकी थी और वह दादी जी के साथ बैठी हुई थी। अशोक जी और आदित्य एक साइड में बैठे हुए थे और सामने राजवीर बैठा हुआ था। उसने अपना एक पैर दूसरे पैर पर रखा हुआ था और किसी महाराजा की तरह वहां बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक चाय का कप था, उसमें से वो चाय पी रहा था। दादी माँ चाय की चुस्की लेते हुए सबकी तरफ देखती हैं और एक गहरी सांस लेकर कहती हैं, हमें आप सभी से आज ज़रूरी बात करनी है, खासकर राजवीर और नंदिनी से। दोनों का नाम आते ही दोनों दादी जी की तरफ देखने लगते हैं। दादी का माँ के मुंह से अपना नाम सुनकर राजवीर के दिमाग में जैसे घंटी बजती है और उसे फिर से गलत होने का अंदेशा होता है। वहीं नंदिनी बस टुकुर टुकुर दादी जी को देख रही थी। आदित्य दादी जी की तरफ देखते हुए शरारत भरी मुस्कान से कहता है, मीना कुमारी, बता भी दीजिए क्या बताना चाहती हैं आप। दादी माँ आदित्य की बात सुनकर दादाजी की तरफ देखती हैं, जो कि चाय पीने में मग्न थे। दादी माँ उनकी तरफ से नजरें हटाकर और अपनी गहरी और कर्कश आवाज में कहती है, जैसा कि हमारे रिश्तेदार और सगे संबंधियों को पता चल चुका है कि राजवीर की शादी हो चुकी है। हमने राजवीर की शादी में बस कुछ गिने चुने मेहमानों को बुलाया था, जिसके कारण हम बाकी के रिश्तेदारों को बुला ना पाए, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी में राजवीर की शादी कर दी। पर अब हम चाहते हैं इन दोनों का रिसेप्शन धूमधाम से हो। शादी दादी माँ की बात सुनकर राजवीर को एक जोर का झटका लगता है और वो चाय पी रहा था, उसे एक जोर का टसका लगता है, जिसकी वजह से वह जोर जोर से खांसने लगता है। नंदिनी की नज़र जब राजवीर पर जाती है तो उठकर राजवीर के पास चली जाती है और जोर जोर से उसकी पीठ पर मारने लगती है और उसके सिर पर थोड़ा थोड़ा मारने लगती है। यह देखकर दादी जी और बाकी सब लोग मुस्कुरा देते हैं। कुछ देर बाद सब शांत हो जाते हैं। राजवीर भी अब नॉर्मल हो चुका था, पर दादी जी की बातों से उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था। वह गुस्से में अपने दांत पीस कर कहता है, यह क्या बात हुई दादी माँ? हमारे बीच में ये बात कभी नहीं हुई थी कि हम शादी सबके सामने लाएंगे। मैंने बस करने के लिए हाँ की थी, ना कि यह रिसेप्शन वगैरह में। दादी माँ राजवीर को जवाब देते हुए कहती हैं, देखो बेटा, तुम्हें शादी को सबके सामने लाना नहीं चाहते, पर शादी तो सबके सामने आ चुकी है। यहाँ पर जो मेहमान आए थे उन्होंने तो यह बात फैला दी है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। अगर हम रिसेप्शन रख लेते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? कुछ मीडिया वाले आएंगे, हमारे कुछ बिजनेस पार्टनर और कुछ सगे संबंधी, इतने ही लोग आएंगे। राजवीर पर दादी माँ वह आगे कुछ कहता उससे पहले दादाजी कहते हैं, यहाँ जिद छोड़ दो राजवीर, जो तुम्हारी दादी कह रही है उसे समझो और मुझे इसके आगे कोई बात नहीं सुननी। संडे को रिसेप्शन होगा तो होगा, यही बात फाइनल। राजवीर कुछ नहीं कहते और दादाजी की डांट सुनकर चुपचाप बैठ जाता है। नंदिनी भी इस डर से कुछ नहीं कहती है, बस चुपचाप बैठ जाती है। पर आदित्य कहाँ चुप रहने वाला था। वह कहता है, दादी माँ, अगर आप रिसेप्शन रखने वाली हो, वह भी संडे को, तो भाभी को शॉपिंग के लिए राजवीर को ही लेकर जाना होगा। दादी माँ कुछ कहती तभी बीच में राजवीर की आवाज़ आती है, मेरे पास फालतू समय नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से उठ जाता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। नंदिनी भी कुछ नहीं कहती है, वहाँ से उठकर वह भी अपने कमरे में चली जाती है। दोनों को जाता देख आदित्य दादी माँ से कहता है, दादी माँ, आपने जैसा बताया कि भाई शमीरा नाम की एक्ट्रेस के प्यार में है, पर यह मुझे असंभव लगता है। दादी माँ उत्सुकता से आदित्य की तरफ देखते हुए पूछती हैं, वो कैसे? दादाजी
दादाजी बोले, हाँ बेटा। वह कैसे? मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तो कहना क्या चाहता है? आदित्य उन दोनों की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए कहता है, मैं राजवीर को बचपन से जानता हूँ। एवन हम दोनों ने कॉलेज भी साथ में किया है, और कॉलेज में राजवीर किसी भी लड़की को भाव तक नहीं देता था। तो अचानक से यह समीरा कहाँ से आ गई, यही मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे मंदबुद्धि, पूरी बात जल्दी से बता। ऐसे यूं पहेलियों में बात क्यों कर रहा है? दादाजी ने आदित्य को डांटते हुए कहा। आदित्य दादाजी की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, देखिए दादाजी, जब मैं लंदन एमबीए करने गया था, फिर उसके बाद वहाँ से मैं ऑस्ट्रेलिया गया, तब मैंने राजवीर से बात की थी। शायद उस बात को 1 साल हो रहा होगा। तब राजवीर की जिंदगी में ये समीरा नाम की बला बिल्कुल भी नहीं थी, बस अचानक से ही आ गई है। मतलब? तू कहना क्या चाहता है? ये समीरा नाम की चुड़ैल आसमान से टपकी है? दादाजी ने आदित्य से कहा। अरे शाकाल, थोड़ा रुक जाइए, पूरी बात को बताने दीजिए। यूँ बीच बीच में मत बोला करिए, वरना मैं भूल जाता हूँ। दादी माँ अपने पति को डांटे हुए शांत रखी, बोली, शांत रहिए थोड़ी, वह बता रहा है ना, फिर भी आपको चैन नहीं है बीच में चौं चौं करने की, और चों चों लड़ानी है आपको। दादी जी की बात पर दादाजी का मुंह बन जाता है, और वह मुंह बनाते हुए उनकी तरफ देखते हैं। आदित्य आगे कहता है, मैंने समीरा के बारे में थोड़ी रिसर्च की है। उसके उसके हिसाब से मुझे पता चला है, ये समीरा, इसे 2 साल पहले कोई नहीं जानता था। ये बस साइड रोल किया करती थी, जैसे कि बॉडी डबल और लाश बनना, ऐसे ही छोटे मोटे रोल करती थी। अचानक से ही इसे किसी ने सपोर्ट किया, और यह आधे साल में ही टॉप पर पहुंच गई। और उसके 1 साल बाद यह राजवीर के लाइफ में आई, और इससे पहले राजवीर का और इसका कभी मिलना जुलना नहीं हुआ था, और अचानक से ही दोनों एक साथ रातें बिताने लगे। अचानक से ही राजवीर को इससे शिद्दत वाला प्यार हो गया। कुछ तो है दादाजी जो हमसे छूट रहा है, और राजवीर हमसे छुपा रहा है। यह लड़की पूरी गोलमाल लगती है मुझे। राजवीर समीरा के पीछे जा ही नहीं सकता, यह मुझे पूरा गारंटी है। ये तो मुझे भी पता है बेटा, मेरा राजवीर ऐसा नहीं है। और इस घर में मेरी बात सुने तो ना, उन्होंने दादाजी को सुनाते हुए कहा। अशोक जी अनुपमा जी की बात सुनकर कहते हैं, हाँ, तुम्हारा पोता छोटा है ना, वह भी निप्पल से दूध पीता है, उसे अकल नहीं है क्या करना है क्या नहीं। आई बड़ी मुझे बोलने, आपसे तो बात करना ही बेकार है। दादी जी ने कहा, मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए? दादाजी ने मुंह चढ़ाते हुए कहा। अरे बस करें आप लोग, हमें इन दोनों का रिश्ता सुधारना है। राजवीर के दिल में नंदनी का प्यार जगाना है, और आप लोग छोटे बच्चों जैसे लड़ रहे हैं। उन दोनों को डांटते हुए आदित्य ने कहा। राजवीर के कमरे में शांति पसरी हुई थी। राजवीर गुस्से में लग रहा था, और गुस्से में होने के कारण उसे बहुत सारा पसीना आ रहा था। वहीं उसके पीछे नंदनी आ चुकी थी। वह राजवीर को पसीने में लथपथ देखकर थोड़ा डर जाती है। अब उसे भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था कि राजवीर को जब गुस्सा आता है तब उसे सबसे ज़्यादा पसीना आता है। इसलिए वह थोड़ी दूरी मेंटेन कर राजवीर की तरफ देखती है और धीरे से कहती है, मिस्टर चौहान। राजवीर के कानों में नंदनी की धीरे से हल्की सी आवाज़ उसे आती है। राजवीर जब पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ पर डरी सहमी नंदनी खड़ी हुई थी। राजवीर नंदनी की तरफ देखते हुए बोला, क्या करने आई हो? राजवीर की आवाज़ थोड़ी तेज थी और थोड़ी गुस्सैल भी। नंदनी एकदम से कहती है, आई एम सॉरी। नंदनी के मुंह से सॉरी शब्द सुनकर राजवीर कन्फ्यूजन से उसे देखने लगता है, और थोड़ा गुस्सा कम करते हुए थोड़ी नरम आवाज़ में पूछता है, तुम सॉरी क्यों कर रही हो मुझे? नंदनी थोड़ा हकलाते हुए बोली, वो नीचे जो कुछ भी हुआ उसके लिए। नंदनी की बात सुनकर राजवीर और भी हैरान हो जाता है, और वो हैरानी से नंदनी की तरफ देखता है तो एक पल बाद उसके चेहरे के भाव शांत हो जाते हैं, और वो शांत और ठंडी आवाज़ में कहता है, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह सब दादी जी ने किया है, तो तुम सॉरी मत कहो। नंदनी जब राजवीर के चेहरे पर देखती है तो वहाँ पर गुस्सा ख़त्म हो चुका था, तो वो एक राहत की सांस लेती है और आगे कहती है, अगर आप चाहो तो मैं दादी जी से बात कर सकती हूँ
कि वह ये रिसेप्शन ना करवाएं। इतना कहकर वो शांत हो जाती है। राजवीर नंदिनी की बात सुनकर आगे बोलता है, यह सब मत करो, इन सब का कोई फायदा नहीं होगा। दादी जी ने एक बात जो ठान ली है तो वो करके ही रहती हैं। हमारी शादी के बारे में तो जानती ही हो ना, मैंने उनके कहने पर शादी की थी। रात का वक्त पॉली हिल्स के रिहायशी इलाके में एक बड़ा सा महलनुमा बंगला बना हुआ था। उसके इर्द गिर्द बंदूक लिए ढेरों सिक्योरिटी गार्ड इस बंगले की पहरेदारी कर रहे थे। दूसरी तरफ बंगला दिखने में खूबसूरत था और संगमरमर के पत्थरों से बना बंगला किसी संगमरमर के महल के जैसा दिख रहा था। महल के सामने बड़ा सा गार्डन था। उस गार्डन में अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए थे। उस गार्डन में एक बड़ा सा फाउंटेन था जो कि गार्डन की और बंगले की शोभा बढ़ा रहा था। वहीं उस बंगले के एक कमरे के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। हल्का सा लाइट चल रहा था। उसी अंधेरे में दो लोगों की बात करने की आवाज़ आ रही थी। पहली आवाज़ किसी नौजवान शख्स की थी। तो नौजवान किसी महिला से बात करते हुए कहता है, क्या हुआ? 2 साल से वो काम दिया हुआ था, वह पूरा हुआ या नहीं? सामने बैठी हुई महिला कहती है, मालिक साहब काम तो पूरा हो चुका है, वह तो मेरे पीछे दीवाना है। नौजवान मतलब मलिक कहता है, और यह तुम्हें कैसे पता? महिला मलिक से कहती है, वह मेरे पीछे बहुत पागल है, उसने मेरे लिए अपने परिवार को भी छोड़ने की बात की है। मलिक मुस्कुराते हुए बोला, तुमने बहुत सी गलत फहमियाँ पाल रखी है। मुझे नहीं लगता कि तुझ जैसे एक्ट्रेस के पीछे वह इतना पागल हो जाएगा। मलिक की बात सुनकर उस महिला के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बिगड़ जाते हैं। फिर भी वह अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहती है, मलिक साहब इस पर गलतफहमी आपको हो रही है, मुझे नहीं। मलिक जिसके चेहरे पर हल्की सी लाइट की रोशनी पड़ रही थी और उसी रोशनी में उसका चेहरा थोड़ा भयानक दिख रहा था। अगर कोई एक नज़र उसे देखता तो वह डर जाता, पर उस महिला की बात अपनी मालिक का गुस्सा बढ़ा दिया था और हल्की सी रोशनी में भी सामने की महिला मलिक का गुस्सा साफ महसूस कर पा रही थी। इसलिए वह बात घुमाते हुए कहती है, मेरा कहने का मतलब है मलिक साहब मेरे पीछे पागलों जैसा दीवाना हो चुका है। मलिक चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए एक सार्कास्टिक मुस्कान देते हुए उस महिला से कहता है, मैंने सुना है उसकी शादी हो चुकी है, क्या यह बात सच है? महिला मलिक की बात सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब देती है, जी मलिक साहब उसकी शादी हो चुकी है। मलिक का मोबाइल तभी बजता है। एक मैसेज की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजती है। मलिक बाजू में रखे टेबल से मोबाइल उठाता है और उस पर मैसेज देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मुलाकात जल्दी होने वाली है। इतना कहकर एक खतरनाक वाली मुस्कान अपने चेहरे पर लाता है। वह महिला मलिक की मुस्कान देखकर एक पल के लिए डर जाती है, पर वह खुद को संभालती है और मलिक की तरफ देखती रहती है। वहीं दूसरी तरफ चौहान मैंसन रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। सब लोगों ने डिनर कर लिया था और सब लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे। वहीं राजवीर के कमरे में नंदिनी अपने बिस्तर पर सो रही थी और राजवीर अपनी स्टडी से काम कर रहा था और अभी बाहर आ रहा था। राजवीर रात में बस एक टी शर्ट और घुटनों तक आती हुई एक हाफ पैंट पहनी हुई थी, जिसे उसके मसल्स और उसकी परफेक्ट बॉडी दिख रही थी। वहीं उसकी नज़र शांति से सोई हुई नंदिनी पर जाती है तो उसके चेहरे पर खिड़की से आती हुई चांद की रोशनी आ रही थी, जिसे नंदिनी का चेहरा चमक रहा था, जिसे देखकर राजवीर एक पल के लिए उसमें खो ही जाता है। नंदिनी का चेहरा चांद की रोशनी में बेहद खूबसूरत लग रहा था। एक पल के बाद राजवीर का ध्यान टूटता है और वह अपनी नजरें फेर लेता है। फिर भी वह अपनी आंखों की कन्नियों से नंदिनी को देख रहा था। तभी अचानक उसके मन में एक शायरी नंदिनी को देखकर उमड़ पड़ती है। फिर वो चांद की तरफ देखता है, फिर नंदिनी की तरफ देखता है। शायरा और शायराना अंदाज में कहता है, चांद को बहुत गुरूर है, क्योंकि उसके पास उसका नूर है। मैं किस पर गुरूर करूं, मेरा नूर तो मुझसे दूर है। इतना कहकर वह सामने पड़े सोफे के पास चला जाता है और वहीं बैठकर बाजू से किताब निकालता है और उसे पढ़ने लगता है। वहीं नंदिनी नींद में धीरे धीरे कुछ बोल रही थी। फिर अचानक से उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगती है और वो कसमसाने लगती है। राजवीर का ध्यान इस बात पर नहीं जाता है। राजवीर अब पूरी तरीके से किताब में डूब चुका था।
धीरे धीरे कुछ कुछ गुदगुदा रही थी। उसके माथे पर लकीरें झलक आई थी, उसके हाथ पर हिलने लगे। अचानक से ही उसे बहुत पसीना आने लगा, पर नंदिनी की आंखें खुल नहीं रही थी। पूरे कमरे में नंदिनी की दर्दनाक की चीख गूंजती है। तभी आग, आग, माँ, पापा, नंदिनी यह शब्द इतनी जोर से कहती है कि राजवीर का ध्यान भी टूट जाता है। और अचानक से नंदिनी के ऐसे चिल्लाने से उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है और उसके मन में बेचैनी सताने लगती है। वो देखता है तो नंदिनी सपने में चिल्ला रही थी। वह किताब फेंकता है और नंदिनी के पास बेड पर आ जाता है। वह नंदिनी को देखता है तो नंदिनी पूरी तरीके से पसीने में लथपथ थी। पापा, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से बाहर आ जाइए। देखो ना, घर में आग लग चुकी है। नंदिनी यही शब्द दोहराए जा रही थी और उसी के साथ वो अपनी गर्दन दाएं बाएं घुमाने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहीं नंदिनी ऐसे करने से राजवीर थोड़ा डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शांत सोई नंदिनी को अचानक क्या हो गया। नंदिनी आगे चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते माँ पापा। राजवीर को कुछ भी समझ में नहीं आता है, पर उसे नंदिनी की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। वो ना ही नंदिनी को इस तकलीफ में देखना चाहता था, इसलिए अचानक से ही वह नंदिनी को उठाकर अपने गले लगा लेता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। शांत हो जाओ नंदिनी, शांत हो जाओ। वहीं अचानक से राजवीर के गले लगकर नंदिनी पूरी शांत होने लगती है। राजवीर को अपने कंधों पर कुछ गीला गीला तभी महसूस होता है, जो कि नंदिनी की आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। राजवीर को नंदिनी के करीब आकर एक अलग सा एहसास होता है। वहीं नंदिनी को किसी अपनेपन का एहसास होकर वह शांत हो जाती है, जिससे शांति से सोने लगती है। राजवीर नंदिनी को ध्यान से बिस्तर पर लेटा देता है और उससे अलग होकर खिड़की के पास चला जाता है। अपनी हाफ पैंट की जेब से लाइटर और सिगरेट निकालता है और सिगरेट जलाकर उसके कस लेते हुए चांद की तरफ देखता है। राजवीर अपनी सिगरेट के कस लेते हुए चांद की तरफ देखते हुए कहता है, इतनी शांति, इतना सुकून आज तक मुझे कहीं नहीं मिला, पर आज अचानक से तुम्हें गले लगाने पर यह शांति का एहसास मुझे हुआ। पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी तकलीफ से मुझे तकलीफ क्यों हो रही है। तुम्हारे इस बुरे सपने से, तुम्हारे आंसू से, तुम्हारे डर से मुझे तकलीफ क्यों हो रही है। मुझे यही बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मैं तो तुम्हें अपनाना भी नहीं चाहता, फिर भी तुम्हारी तरफ से मुझे खिंचाव महसूस होता है। ऐसा आज से पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ। इतना कहकर और अपनी मन की सारी बातें अपनी जुबान पर लाकर और सामने चांद की तरफ देखता है और सिगरेट के कस लगाता है। सिगरेट बुझाकर थोड़ी देर में राजवीर नंदिनी को देखता है और फिर सीधे अपने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। और ऐसे ही देखते सुबह हो जाती है। सुबह हो चुकी थी। बिस्तर पर सोई हुई नंदिनी के ऊपर खिड़की से आती हुई सूरज की किरणें पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा चमक रहा था। पर जब उसके चेहरे पर सूरज की किरणें पड़ रही थी तो वह थोड़ी कसमसाने लगती है और वो अपने चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन लाने लगती है। अगर कोई उसे देखता तो एक पल में ही उस पर फिदा हो जाता। नींद में ऐसी हरकतें करते वक्त नंदिनी बहुत क्यूट लग रही थी। फिर वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो फिर सामने खिड़की की ओर सूरज देवता के दर्शन होते हैं। फिर वो उठती है और जोर से अंगड़ाई लेती है। आओ। फिर वह आंखें मलने लगती है और सामने खिड़की की तरफ देखती है। इस वक्त जो भी नंदिनी का चेहरा देखता है उसे हंसी ज़रूर आनी थी, क्योंकि नंदिनी के बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा थोड़ा सूजा हुआ था, उसकी आंखें लाल थी, जैसे कि उसे रात को सस्ता नशा किया हो। वह उठती है और सीधा बाथरूम की तरफ जाने लगती है। वहीं बाथरूम में राजवीर शावर ले रहा था, मतलब उसका शावर लेना लगभग पूरा हो चुका था। वह बाहर आने ही वाला था कि नंदिनी दरवाज़ा बाहर से खोल देती है, पर नंदिनी का ध्यान इस बात पर नहीं था कि बाथरूम में अंदर कोई है। वो तो बस नींद में दरवाज़ा खोलती है और अंदर प्रवेश करती है। जब वह सामने नज़र उठा कर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होने लगती है और वह फिसलने को ही होती है कि उसे राजवीर अपनी बाहों में पकड़ लेता है।
राजवीर को इस हालत में देखकर नंदिनी की आंखें हैरानी से बाहर आने वाली थी, क्योंकि राजवीर ने अपने शरीर पर कुछ नहीं पहना था, बस कमर पर लटकता हुआ टॉवेल के अलावा गठीला बदन और उसके 8 पैक्स एब्स जिन पर पानी की बूंदें झलक रही थी। वहीं राजवीर भी नंदिनी को यह अचानक देखकर हैरान हो चुका था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। नंदिनी की नींद पूरी तरीके से अब खुल चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ नंदिनी को इस हालत में देखकर राजवीर का गला सूख रहा था, क्योंकि नंदिनी क्यूट और सेक्सी लग रही थी। उसके बिखरे बाल और चेहरे पर हैरानी वाले एक्सप्रेशन, जिससे नंदिनी का चेहरा बहुत सुंदर लग रहा था और राजवीर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। तभी नंदिनी हकलाती हुई कहती है, आ, आ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नंदिनी की बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है, पर वह बस उसके एरोगेंट चेहरे के बीच में ही रह जाती है, जिसे नंदिनी देख नहीं पाती। नंदिनी के कहने पर राजवीर अपने चेहरे पर झूठे और कठोर एक्सप्रेशन डालते हुए कहता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इससे पहले यह बताओ, तुम्हें तमीज नहीं है क्या कि बिना दरवाजा नॉक किए बाथरूम में नहीं आया जाता? नंदिनी उसी तरह राजवीर के बाहों में झूलते हुए उससे पूछती है, नॉक करके तो रूम में आया जाता है ना कि बाथरूम में। आपने बाथरूम को लॉक क्यों नहीं किया था? नंदिनी ने अपनी कठोर आवाज में राजवीर से पूछा। नंदिनी के पूछने पर राजवीर एक पल के लिए उसके चेहरे को देखता है और फिर उसे जवाब देता है, घर मेरा, रूम मेरा, बाथरूम मेरा, तो लॉक लगाओ या ना लगाओ वह मैटर भी मेरा है। राजवीर की बात सुनकर नंदिनी उससे अलग होती है और बोलती है, सुबह सुबह सस्ते नशे कर रखे हैं या आदि पुरुष देख लिया है आपने जो ऐसे ही डायलॉग चिपका रहे हैं? राजवीर नंदिनी की बात सुनकर थोड़ा इरिटेट हो जाता है, तो वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या बकवास कर रही हो तुम? दोनों ज़्यादा नज़दीकी फासले पर ही थे, इसलिए नंदिनी राजवीर की आवाज़ से थोड़ी सहम जाती है, दीवार से जाकर चिपक जाती है और इसी के साथ ही उसके हाथ से गलती से शावर वो ऑन हो जाता है और शावर का पानी उन दोनों पर गिरने लगता है। यह सब इतनी अचानक हुआ कि दोनों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। शावर के पानी से नंदिनी के बाल पूरी तरह से भीग गए थे और उसके शरीर से पानी नीचे की ओर टपक रहा था। वहीं राजवीर नंदिनी को एकटक देख रहा था। ना जाने क्या उसे एहसास हुआ और वो नंदिनी के करीब चला गया। राजवीर के ऐसे यूं अचानक करीब आ जाने से नंदिनी थोड़ा और सहम जाती है और वह फिर से दीवार के साइड सटकर खड़ी हो जाती है। राजवीर के चेहरे से भी पानी की बूंदें टपक रही थी। वहीं नंदिनी पूरी तरीके से पानी में भीग चुकी थी और उसके होंठ कांप रहे थे। वहीं राजवीर नंदिनी को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ जा रहा था। नंदिनी का गला, शरीर, उसके होंठ राजवीर को अट्रैक्ट कर रहे थे। नंदिनी का गीला शरीर उसके होंठ राजवीर को अट्रैक्ट कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के बेहद नज़दीक खड़े हुए थे, इसलिए राजवीर की गर्म सांसें नंदिनी महसूस कर सकती थी। वहीं राजवीर को भी अपने शरीर में कुछ बदलाव होते हुए महसूस हो रहे थे, पर वो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वहीं नंदिनी की धड़कनें तेज हो जाती है तो राजवीर के मन में भी अलग से ही एहसास जगने लगते हैं। पर इस वक्त राजवीर का सारा ध्यान नंदिनी के चेहरे पर था। सावर चल रहा था, पानी अभी भी दोनों को भिगो रहा था। नंदिनी नजरें झुकाए हुए खड़ी थी, तो वहीं राजवीर नंदिनी को इंटेंसफुली देख रहा था। इस वक्त राजवीर का ध्यान बस नंदिनी के होठों पर था, जो किसी चोर की तरह लग रहे थे। राजवीर के मन में ख्याल आया कि वह नंदिनी के होठों को अपने होठों के साथ मिला ले। ऐसे ही ख्याल राजवीर के मन में चल रहे थे। वहीं नंदिनी अपनी धड़कनों को तेज होता हुआ देख रही थी। पहली बार वह राजवीर के इतने करीब खड़ी हुई थी। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था और अपनी पेट में तितली उड़ती हुई महसूस हो रही थी। उसके मन में भी आज अजीब सी फीलिंग आ रही थी। नंदिनी को जब सहन नहीं होता तो वह खुद ही हिम्मत जुटाती है और वहाँ से जाने को होती है कि राजवीर अपने दोनों हाथ दीवार से टिका देता है और बीच में नंदिनी को रोक लेता है। इससे नंदिनी के मन का भय और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं राजवीर ने यह सब अचानक किया था, तो बस नंदिनी के चेहरे में और उसके होठों में ही खोया हुआ था। तभी राजवीर नंदिनी के करीब आता है तो नंदिनी का दिल
बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलने लगती है। उसका दिल मानो उसके सीने से बाहर आ जाएगा। वहीं राजवीर नंदिनी को देखने लगता है और फिर नंदिनी के करीब धीरे धीरे आने लगता है और नंदिनी नजरें झुकाए वहीं खड़ी रहती है और अपने दिल को काबू करने की कोशिश करती है। वहीं राजवीर अब खुद पर काबू नहीं कर पाता है। वह पहले नंदिनी की कमर को पकड़ता है और उसे अपने करीब रख करता है। दाएं हाथ से नंदिनी के चेहरे को उठाकर उसकी चेरी जैसे होंठ को अपने होठों से मिला लेता है। उसे इंटेंसली किस करने लगता है। वहीं नंदिनी को संभलने का मौका नहीं मिलता है और इसी के साथ वो हैरान भी हो जाती है। क्यों उसके साथ अब क्या हो रहा है। उसे अब सच में लगने लग गया था कि राजवीर ने सस्ते नशे करके रखे हैं, क्योंकि राजवीर अचानक से ऐसी हरकत जो कर रहा था। वहीं नंदिनी राजवीर को आकर वहीं नंदिनी राजवीर को ऐसे देख रही थी तो राजवीर नंदिनी अपनी आंखें बंद करके किस कर रहा था। धीरे धीरे सॉफ्ट की से एक इंटेंस किस में बदल जाती है। राजवीर नीचे झुककर नंदिनी को किस कर रहा था। राजवीर से रहा नहीं जाता, इसलिए वह नंदिनी के निचले होठों को काट लेता है और नंदिनी का मुंह खुल जाता है। नंदिनी इस सब में नौसिखिया थी, उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था, पर आज जब राजवीर उसके निचले होठ को काटा तो उसे दर्द हुआ। उसमें से थोड़ी ब्लीडिंग भी होने लगी, पर इसी के साथ नंदिनी का मुंह खुल जाता है और राजवीर नंदिनी के मुंह में अपनी जुबान एंटर करता है और उसी के साथ फिर से किस करने लगता है। बाथरूम का माहौल थोड़ा रोमांटिक हो जाता है और थोड़ा गर्म भी। नंदिनी खुद को जैसे जैसे कंट्रोल करती है तो वहीं राजवीर खुद पर का कंट्रोल खोता जा रहा था। तो वहीं नंदिनी का हाथ बाजू में रखी शैम्पू की बोतल पर रख जाता है और वह नीचे गिर जाती है और नीचे गिरते ही उसकी जोर से आवाज़ होती है और राजवीर अपनी सेंस में वापस लौटता है और वो एकदम से नंदिनी से अलग होता है और सामने की ओर नंदिनी की तरफ गुस्से से देखने लगता है। वहीं नंदिनी ने शर्म से अपनी नज़रें नीचे झुका ली थी तो उसे राजवीर की आंखों में पनपता जो गुस्सा था वो नहीं दिखता। तो दोस्तों, आगे अब इस कहानी में क्या होगा, आगे क्या नया ट्विस्ट आने वाला है इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।